चुनावी मैदान में बीजेपी के ब्रांड योगी। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। देश की सियासत की दशा और दिशा तय करने वाले उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में बीजेपी का दारोमदार सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर रहने वाला है। ये लगभग अब तय हो चुका है। जिस तरह से पार्टी हाईकमान ने एक ब्रांड के तौर पर योगी आदित्यनाथ को उनकी चुनाव होगा, तब लगभग 5 साल की जो उपलब्धियां रहेंगी उनका जिक्र किया है। बाकायदा एक किताब यूपी के सांसदों को दी गई है। यह बताया गया है कि किस तरह से योगी के चेहरे को आगे बढ़ाना है, किस तरह से योगी आदित्यनाथ के उन कामों को आगे बढ़ाना है जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में लगातार मुख्यमंत्री रहते हुए काम किया है। चाहे बात की जाए तमाम तरह की चीज़ों की, विचार की, दर्शन की, उनके कामों की, और कोरोना काल में जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्टैंड किया, खड़ा किया, उसको भी। तो कुल मिलाकर अब बिल्कुल तय है कि योगी के कंधों पर सवार होकर बीजेपी जो 2022 शुरुआत में चुनाव होना है उस पर आगे बढ़ेगी। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले देखते हैं इसी से जुड़ी यह खास रिपोर्ट। देश की सियासत की दशा और दिशा तय करने वाले उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में बीजेपी का दारोमदार सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर ही रहने वाला है। ये तय हो गया है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सफलता का मुख्य मंत्र ब्रांड योगी ही होंगे। इसकी ताजा पुष्टि दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की यूपी के सांसदों के साथ बैठक में हुई। यहाँ सांसदों को एक किताब बांटी गई जिसमें योगी आदित्यनाथ सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा था। इस किताब में योगी को कर्मयोगी के रूप में प्रोजेक्ट किया गया है, जिसमें उनके विचार दर्शन और यूपी सरकार की उपलब्धियां, जन कल्याण की योजनाओं को भुनाया गया। इसी के साथ अब ये स्पष्ट हो गया है कि यूपी चुनाव के लिए बीजेपी योगी के कंधों पर सवार होकर मैदान में उतरेगी। किताब में योगी सरकार की फ्लैगशिप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का विशेष रूप से जिक्र किया गया है, जिसका मकसद स्थानीय स्तर पर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर लाना है। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार के कोविड संकट से निपटने के प्रयासों की सार्वजनिक मंच से तारीफ की थी। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने भी कोविड मैनेजमेंट को लेकर योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई थी। कुल जमा देखा जाए तो कोरोना काल में योगी सरकार के कामकाज और यूपी में माफियाओं के सफाए जैसे कई ऐसे बड़े कदम हैं जिनको लेकर योगी आदित्यनाथ पार्टी संगठन में उभर कर सामने आए हैं। इधर यूपी में जिस तरह कांग्रेस, सपा और बसपा के साथ अन्य छोटे दलों के मोर्चे ने जो तैयारियां की है, उनका फोकस भी इस बार के चुनाव में योगी आदित्यनाथ ही रहने वाले हैं। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये भी तय हुआ है कि यूपी से केंद्र में बने मंत्री 16 से 18 अगस्त के बीच जन आशीर्वाद यात्राएं निकालेंगे और जनता को सरकार की उपलब्धियों से रूबरू कराएंगे। देखा जाए तो एक तरह से यूपी में चुनावी बिगुल बज चुका है। आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश का सियासी घमासान रोचक होने वाला है, ये तय है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। तो चुनावी मैदान में बीजेपी के ब्रांड योगी यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उन्हीं के कार्यकाल की तमाम उपलब्धियों को लेकर जो बीजेपी है वो रणनीति तैयार कर रही है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे, तारुफ कराएंगे। उसके बाद हम अपनी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि जो ब्रांड के तौर पर योगी आदित्यनाथ को पेश किया गया है, बाकायदा दिल्ली में जिस तरह से एक बैठक हुई, बैठक में सभी सांसदों को बुलाया गया और इन सांसदों को एक किताब दी गई है। इस किताब में वो तमाम सारी उपलब्धियां योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल की कि आप इन उपलब्धियों के ज़रिए, वो योगी के इन कामों के ज़रिए आप जनता के बीच में जाइए, बताइए कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश के लिए काम किया है। चर्चा शुरू करो उससे पहले अपने मेहमानों से परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ में हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, कई बार रहे विधायक शंकर लाल तिवारी साहब। शंकर लाल जी, स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में। हमारे साथ में हैं
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी साहब। राकेश जी, आपका भी स्वागत करता हूं। और हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी जी। मधुकर जी, आपका भी स्वागत करूंगा। सबसे पहले, चूंकि बात बीजेपी की है, योगी आदित्यनाथ की है, तो शुरुआत शंकर लाल तिवारी साहब से करूंगा। शंकर लाल जी, जिस तरह से अब बिल्कुल ये तय हो गया है कि एक ब्रांड के तौर पर योगी आदित्यनाथ अब चेहरा 2022 के होने वाले चुनाव में रहेंगे। हालांकि बीच में कुछ ऐसी स्थिति दिख रही थी कि कहीं योगी के चेहरे पर पार्टी हाईकमान को उतना भरोसा नहीं है, और यही कारण है कि संघ से लेकर संगठन तक, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक तमाम तरह की बैठकें चली, तमाम तरह की चर्चा लगी। लेकिन अंततोगत्वा अब जिस तरह से जेपी नड्डा के साथ दिल्ली में बातचीत हुई है, एक पुस्तक दी गई है सांसदों को, तो अब बिल्कुल फाइनल है कि जो ब्रांड, जो चेहरा, वो योगी होंगे। मेरा सीधे सा सवाल ये है कि अब उत्तर प्रदेश में जो चेहरा वो योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि कई चुनाव हमने देखे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पे भी लड़े गए। मैं आपको आग्रहपूर्वक बताऊं, सक्सेना जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और भाजपा को आप जानते हैं। तो ये अभी नहीं तय हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले से ही चुनाव की तैयारी में जुट जाती है। भले मीडिया में पिछले महीने 2 महीने से चर्चा आ रही हो और कुछ असंतोष, कुछ इधर उधर के बयान इकट्ठे करके, और ये भी चर्चा की गई हो कि योगी आदित्यनाथ जी के भारी विरोध है, ये है वो है, पर वस्तुस्थिति ये है कि दिल्ली जो है वो साल भर पहले से चुनाव की तैयारी करने लगती है, जहां भी चुनाव होते हैं। और कमोवेश ये जो बैठकें हुई संघ के पदाधिकारियों की या भाजपा के पदाधिकारियों की, या दिल्ली आना जाना हुआ, ये सब चुनाव की तैयारियों का अंग था। और आज जो है, जो बैठक सांसदों की दिल्ली में हुई, उस बैठक भी चुनाव को और गति देने के लिए, सांसदों को कार्यक्रम बना करके क्षेत्रों में जाने के लिए और प्रेरित करने का काम, और एक टाइम टेबल बनाने की दृष्टि से, और समय का अब नजदीक आ रहा चुनाव, तो समय का अधिकाधिक उपयोग कर सके पार्टी। और इसलिए की वास्तविकता यह है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या थी कानून व्यवस्था, और कानून व्यवस्था को लेकर के मायावती की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की अखिलेश की सरकार रही हो, ये आम नारे लगते थे कि वहां गुंडों का राज चल रहा है, और उस गुंडों को, माफिया को इस तरह से उन्होंने ध्वस्त किया है, और इस तरह से प्रदेश की जनता को उन्होंने चैन की नींद लेने के लिए या चैन से जीने रहने के लिए वातावरण बनाया है। उससे उत्तर प्रदेश का आम आदमी भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी से बहुत प्रभावित है। फिर उसके जन कल्याण के कार्यक्रम में भी, लेकिन शंकर लाल जी, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि बहुत प्रभावित है, फिर भी किताब छपाना पड़ रही है, किताब सांसदों को देना पड़ रही है। आप जाइए और किताब के साथ लोगों को बताइए क्या क्या काम किया है। आपने ध्यान दिया होगा जी आदरणीय सक्सेना जी, जब भी इस तरह की कोई बैठकें होती हैं, कोई सम्मेलन होते हैं, कार्य समिति की बैठकें होती हैं, तो हमारे यहाँ कुछ न कुछ साहित्य की दृष्टि से और बुकलेट वगैरह दिए जाते हैं, वितरित किए जाते हैं, सरकार की योजनाओं के, सरकार के किए गए कामों के। और अब तो चुनाव का समय है, और इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार के किए गए कामों की कोई बुकलेट जो सांसदों को वितरित की गई है, वो जो है तो निश्चित रूप से, और कोई इस ढंग से नहीं है कि उस पुस्तिका के आधार पर। चलिए शंकर लाल तिवारी साहब, मैं दोबारा आपके पास में आता हूं। पहले से छपी रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी साहब हमारे साथ में हैं। राकेश जी, जिस तरह से दिल्ली में बैठक को फिर योगी आदित्यनाथ को एक ब्रांड के तौर पर अब बीजेपी पेश
करने जा रही है अगले इलेक्शन को लेकर जो 2022 में होना है। बाकायदा एक किताब छापी गई है जो उपलब्धियां रही हैं, चाहे कल्याणकारी योजनाएं हों और साथ में विचार दर्शन भी उसमें मेंशन किए गए हैं। किस रूप में देखते हैं इस ब्रांडिंग को लेकर आप? तिवारी जी को और आपको नमस्कार करता हूं। और जहां तक योगी आदित्यनाथ जी का सवाल है जी, ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है और उनकी चाहे ब्रांडिंग करें चाहे पुस्तकें बांटें, ये हमारे मतलब एक चर्चा का विषय है नहीं कांग्रेस की तरफ से। लेकिन जितना विपक्षी दल पे और विपक्षी नेता पे नजर हमें रखनी चाहिए, उसमें मैं ये मानता हूँ सक्सेना साहब कि योगी आदित्यनाथ जी का मुख्यमंत्री बना रहना उत्तर प्रदेश में और बीजेपी का इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना, ये राजनीतिक रूप से अन्य पार्टियों के लिए बहुत मुफीद होगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने अपने इस टेन्योर में सभी वर्गों को नाराज किया है और न तो रोजगार दिया है, वर्ग संघर्ष इतना कराया है और चाहे कुछ भी कह लें हम, एक बदमाशी के नाम पे चाहे गुंडागर्दी के नाम पे जो एक माहौल बना दिया है वहां पे उत्तर प्रदेश में और नरसंहार किया है, कत्लेआम करवा दिया है लोगों का, ये किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता स्वीकार नहीं करती। देखिए, हमने जो हिंदुस्तान बनाया है, जो संविधान बनाया है, उसमें सबके अलग अलग अधिकार हैं। कार्यपालिका का अपना कर्तव्य है, न्यायपालिका का अपना है और विधायिका का अपना है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो देखने को मिला उसमें ये दिखा कि वहां न्यायपालिका की आवश्यकता ही नहीं है। योगी के रहते हुए वो तय कर लेंगे कि किसको मृत्युदंड देना है और वो घुमा फिरा के उसको, पहले तो न्यायपालिका देती थी आजीवन कारावास, हैंग करने का, फांसी की सजा, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में एक नया सिस्टम डेवलप हुआ है कि किस तरीके से व्यक्ति को उसके प्राणांत तक पहुंचाना है, किस बदमाश को। ये योगी आदित्यनाथ जी ने न्यायपालिका का काम खत्म किया है और अपने हाथ में वो चीज ले ली है और इसको मूक दर्शक बनके एक तरीके से सभी राजनीतिक लोग भी देखते रहे और पत्रकार भी देखते रहे और न्यायालय भी देखते रहे। मैं ये और जोड़ दूंगा, उत्तर प्रदेश के न्यायालय भी ऐसी घटनाओं को देखते रहे और कोई टिप्पणी नहीं कर पाए। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी का बना रहना विपक्षी राजनीतिक दलों के लिए शुभ संकेत है और अगर यही मॉडल बहुत अच्छा है भारतीय जनता पार्टी का, तो फिर उनकी विचारधारा को और ये मॉडल मुबारक हो। आगे आने वाले चुनाव में इसकी परिणति के लिए वो तैयार रहे। चलिए, तो राकेश जी वही बात कर रहे हैं। अगर बीजेपी ये दावा कर रही है कि कानून व्यवस्था इन 4.5 सालों में बेहतर हुई है, क्योंकि अभी 6 महीने का वक्त बाकी है चुनाव को लेकर, लेकिन उसी को एक हथियार के रूप में राकेश जी क्या जो चाहे कांग्रेस हो या फिर आपका किसी से गठबंधन होता हो वो हो, तो क्या यही सबसे बड़ा मुद्दा होगा? क्योंकि यूपी में हर चुनाव में यही कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में मूल रूप से तो वैसे प्रत्येक सरकार के लिए मुद्दा होना चाहिए वहाँ की बेरोजगारी, वहाँ के उद्योग धंधे, वहाँ की किसान की आमदनी, मूल मुद्दे ये होना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे ये सारे मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। वहाँ जातवाद, वहाँ गुंडागर्दी और ये सारी चीजें हावी हो जाती हैं, वर्गवाद हावी हो जाता है। और उन परिस्थितियों में जो आज उत्तर प्रदेश के हालात हैं, वो मैं समझता हूं कि विपक्षी दलों को एकजुट होने के लिए, विपक्षी दलों को चुनाव लड़ने में इससे योगी आदित्यनाथ जी के रहने से, क्योंकि एक तो ये साधु थे और काफी समय से सांसद थे, तो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि साधु होने के बाद शायद इनमें साधुता कुछ होगी। साधुता जैसे कुछ शब्द मतलब इस्तेमाल कर रहा हूँ, इनके विचारों में, आचरण में कुछ साधुता दिखेगी। लेकिन साधुता ना दिख के मुझे तो और सभी जनता को इनको कालनेमी के रूप में ये दिखाई दिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी। तो मैं नहीं समझता हूँ कि जनता उनसे चलिए इससे आगे की बात जब दोबारा आऊंगा राकेश जी आपके पास वो करूंगा। आपने एकजुटता की बात की है और ममता बनर्जी अलख जगाने निकल चुकी हैं सभी दलों के बीच में, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। सीधे वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी साहब हमारे साथ में हैं। मधुकर जी,
ब्रांड योगी और 6 महीने बचे हुए हैं चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में। पूरी तरीके से अब ये साफ हो गया है कि योगी आदित्यनाथ के कंधों पर सवार होकर ही बीजेपी आगे बढ़ेगी, क्योंकि हमने देखा कई चुनाव ऐसे भी हुए कि वो जो राज्य का चेहरा है वो ना करके कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने रखा जाता था, लेकिन अब पूरी तरीके से कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ का ही चेहरा होगा। तो किस रूप में देखते हैं? क्या अब ये माना जाए कि जो कुछ दारोमदार वो योगी आदित्यनाथ के रूप में? नरेंद्र मोदी के चेहरे के बिना योगी आदित्यनाथ का चेहरा या भारतीय जनता पार्टी किसी भी नेता का चेहरा अधूरा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में सिर्फ योगी ही चेहरा होंगे, मैं समझता हूँ ऐसा भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उत्तर प्रदेश में किन मुद्दों को भुना करके हम दोबारा सरकार में आ सकते हैं। उसमें नरेंद्र मोदी जी को ना तो पार्टी इग्नोर करेगी, बल्कि मैं तो कहूँगा वो राष्ट्रीय मुद्दों के संदर्भ में अगर बातें होंगी तो नरेंद्र मोदी जी का ही चेहरा होगा। प्रादेशिक मुद्दों के दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री जी का चेहरा, क्षमा कीजिएगा, योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा होगा, मुख्यमंत्री है। लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से तैयारी शुरू कर रही, एक तरह से बिगुल बजा दिया चुनाव का, उससे ये संकेत तो चला गया कार्यकर्ताओं में कि भाई देखिए योगी जी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। अघोषित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा रही है कि भारतीय जनता पार्टी आमतौर पर अमूमन, अपवाद स्वरूप कभी ऐसा हुआ हो, अमूमन मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करती। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री का भी चेहरा घोषित किया गया था, नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते दिया जाता रहा और वो प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी यही फार्मूला अपनाती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में योगी जी का नाम घोषित तो नहीं किया, लेकिन एक संदेश सबको है, कार्यकर्ताओं को संदेश है, क्योंकि योगी जी के चेहरे के बिना भारतीय जनता पार्टी सफलता के किस पायदान तक पहुंच पाएगी। 5-4.5 वर्ष हो गया उनके मुख्यमंत्री के काल का, उठी एक अलग छवि उठी है। तो राकेश सिंह जी अपनी पार्टी की बात कर रहे थे, अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, हालांकि वो कांग्रेस पार्टी के बहुत ही प्रबुद्ध, स्वस्थ और जागरूक जन नेता है, बहुत ही गंभीर और संतुलित बात करते हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक मजबूरी भी। शंकरलाल तिवारी जी भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की ये नहीं है, और अक्सर ये साहित्य मीटिंग में बांटा जाता है तो स्वाभाविक तौर से। अगर मध्य प्रदेश की बात करें, कमलनाथ जी कल बैठक करेंगे चुनाव के पहले, तो अपने 1.25 साल की उपलब्धियों का पम्पलेट देंगे, बुकलेट देंगे, कार्यकर्ताओं को बताएंगे। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। लेकिन आप निश्चित मानिए कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से फूंक फूंक करके कदम कर रही है, उससे ये साफ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रही है। सांसदों की जो बैठक अभी हुई है दिल्ली में उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वालों, वो एक स्पष्ट संकेत है कि सांसद महोदय आप सब जागरूक हो जाइए, सक्रिय हो जाइए। यहाँ तक कि मंत्रियों को भी हिदायत की गई है कि आप जनता के बीच जाइए, पार्टी की बातें करिए, रीति नीति की बातें करिए, कोरोना की बातें करिए, लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा करिए कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है। लेकिन चौधरी साहब ने, राकेश सिंह जी ने जो मुद्दे उठाए हैं वो भी गैर वाजिब नहीं है, क्योंकि इस बीच जो एक छवि उभरी है योगी जी की, उसके अंदर ये तो है कि एक दबंग निर्भीक मुख्यमंत्री की हुई है। लेकिन क्या मधुकर जी इसमें ये भी जोड़ा जा सकता है, क्या मधुकर जी, कई चीजें ऐसी उभरी हैं, क्या मधुकर जी इसमें ये भी जोड़ा जा सकता है कि जिस तरह से आपने कहा, एक अच्छी लाइन आपने कही कि बिना मोदी के चेहरे के बीजेपी कहीं भी चुनाव नहीं लड़ती या नहीं लड़ सकती, लेकिन जिस तरह से योगी आदि तमाम सारी चीज़, डेवलपमेंट की बात हुई है, तमाम सारी जन कल्याणकारी योजनाओं की बात हुई है, दर्शन की बात हुई है, विचारों की बात हुई है, लेकिन क्या बीजेपी एक अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो जिस हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर उन्होंने उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाया है, कहीं ना कहीं ये पार्टी ये चाहती है कि योगी आदित्यनाथ को आगे बढ़ाते हुए 6 महीने का वक्त है, एक हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए उनके साथ में, और फिर जब इलेक्शन होंगे तो पीएम नरेंद्र मोदी का भी चेहरा, तो ये भी एक स्ट्रेटेजी है कि योगी को पूरी तरीके से उसको ब्रांड के तौर पर सामने रखा गया है।
स्वाभाविक तौर पर देखिए, हिंदुत्व के बिना भारतीय जनता पार्टी की परिकल्पना की अधूरी है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के पक्षधर है, ये कहने में कभी उसने गुरेज नहीं किया। पूरे देश को मालूम है भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को किस तरह से उसने अपनाया है। और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ये हिंदुत्व एक मुद्दा रहेगा। जिस तरह से राम मंदिर या अन्य इस बीच आध्यात्मिक और धार्मिक मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठाया है, वो लोगों को अपील कर रहा है। और देखिए, जहां भावनाओं पर चुनाव लड़ा जाता है, जिस देश में, मैं तो कहूँगा सिर्फ प्रांतों में नहीं, जिस देश में भावनाओं पर चुनाव लड़ा जाता है, तो हर राजनीतिक पार्टी भावनात्मक मुद्दों को उठाती है। चलिए मधुकर जी, दोबारा आपके पास जी, मैं दोबारा आपके पास में आता हूँ। शंकर लाल तिवारी साहब के पास में आऊँगा। शंकर लाल जी, बिल्कुल काफ़ी अहम बात कही है मधुकर जी ने कि पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे के बिना बीजेपी कोई चुनाव नहीं लड़ती। लेकिन मेरा सवाल अब इसी बात को लेकर है कि क्या पूरी तरीके से फोकस जो योगी आदित्यनाथ का ही चेहरा है और अभी से क्लियर बीजेपी ने कर दिया है? दूसरी तरफ क्या पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे का भी यहाँ पर इस्तेमाल, हालांकि चुनावों में अभी वक्त है, तो ये हिंदुत्व का जो एजेंडा है, पार्टी चाहती है कि इसको समय रहते इसको भुना लिया जाए, जो योगी आदित्यनाथ के लिए कहा जाता है कि तमाम सारे ऐसे काम किए हैं जिसमें उन्होंने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाया है। देखिए, ये बड़ी कॉमन बात है। ये सोचना ही उचित नहीं है। जैसा कि आदरणीय मधुकर जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार और बहुत चिंतक हैं, उन्होंने स्पष्ट किया, कल्पना नहीं की जा सकती कि जो देश का प्रधानमंत्री हो, देश का सर्वोच्च पार्टी का नेता वर्तमान में हो, उसके बिना चेहरे के चुनाव लड़ा जाए। ये तो संभव ही नहीं है। ऐसा सोचना ही मेरी समझ में न्याय संगत नहीं है। और इसलिए मोदी जी का नाम, और जैसा आदरणीय द्विवेदी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो विकास के कार्य हुए, उत्तर प्रदेश को, बिहार को और कुछ अन्य राज्यों को जिस तरह से पिछले 30 साल से और जातिवाद के आधार पर, वर्गवाद के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर टुकड़े टुकड़े में बांट करके और रखा गया था, उसको राष्ट्रीयता और एकात्म मानववाद के माध्यम से, दीनदयाल जी के विचार के माध्यम से सभी वर्गों को, सभी जातियों को, हालांकि राकेश जी आज अतिरेक में कुछ अधिक कह रहे थे, पर जो योगी जी ने काम किया है वो एक ही प्रहार था कि यहाँ पर सबसे पहले तो गुंडा राज खत्म किया जाए और फिर उसके बाद सभी जातियों के अंदर जो पिछले 30 वर्षों में कभी एम भाई बना रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, इस सब को ध्वस्त करके और एक समाज के अंदर एकता के भाव पैदा करके सभी वर्गों को बराबरी में खड़ा करके और पार्टी काम करे। जहां तक नरेंद्र जी मोदी का सवाल है, तो मैं सोचता हूँ सक्सेना जी आप पूछे भले हम दोनों से या सबसे, पर ये तो कॉमन बात है कि प्रदेश की दृष्टि से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कामों की भी बात होगी और केंद्र की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत जन कल्याणकारी नहीं, मैंने पूछने का कारण ये रहा शंकर लाल तिवारी साहब, जिस तरह से आज दिल्ली में बैठक होने के बाद तमाम तरह का जो महिमा मंडन किया गया या फिर तमाम सारी चीजें कही गई योगी आदित्यनाथ को लेकर, उससे लगता है कि पूरी तरीके से अब योगी आदित्यनाथ ही पूरी कमांड संभालेंगे। ब्रांड के तौर पर बाकायदा किताब भी है, तमाम सारी उपलब्धियां हैं, ये कहा भी गया है सभी सांसदों जनप्रतिनिधियों से कि आप जाइए और योगी के जो काम है या जो उनका महिमा मंडन है वो जाके आप करिए। नेचुरल, आप बहुत ठीक कह रहे हैं। स्वाभाविक बात है कि 4.5 वर्षों तक जिस व्यक्ति को सामने रख करके प्रदेश के अंदर कल्याणकारी कार्यक्रम, विकास के कार्यक्रम और उत्तर प्रदेश के गुंडा राज को ध्वस्त करने का काम किया गया है। लेकिन राकेश जी उसी गुंडा राज पे सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं राकेश जी की बात का बहुत उत्तर तो नहीं देना चाहूंगा क्योंकि आदरणीय द्विवेदी जी ने बता दिया, मैं भी जानता हूँ, मेरे बहुत आत्मीय मित्र हैं और कांग्रेस में सच में वो बहुत ही गंभीर और बहुत ही चिंतन करने वाले नेता है। पर इसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि वो पार्टी की मजबूरियों से बंधे हैं। उन्होंने कहा है, अब एक तो बड़े को ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस का 30 साल से उत्तर प्रदेश में कहीं अता पता नहीं है, कहीं कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस दहाई की सीटें उत्तर प्रदेश में जीत नहीं पाती विधानसभा की
लोकसभा की 1-2 सीटें जीत जाती चलिए थी। चलिए, मैं शंकरलाल तिवारी साहब राकेश जी के पास सीधे मेरे को आधा सेकंड और दे जी दे जी जी सकते बोलिए हैं। बोलिए। हाँ उन्होंने कहा अतिरेक में, न्यायालय तक को आज राकेश जी ने कहा, मैं उनको कहीं खंडन मंडन नहीं करना चाहता। जी। उन्होंने कहा न्यायालय भी नहीं सुन रहा, वो भी बह रहा है। हाँ। वो भी जो है तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा किए गए बातों का कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। मैं सोचता हूँ ये कहीं न कहीं अधोख होगा। फिर चलिए। उन्होंने कह दिया कि लोग सोचते थे कि योगी आदित्यनाथ साधु है। आप देखिए तो योगी आदित्यनाथ जी ने ईमानदारी के साथ एक ऐसा मुख्यमंत्री सामने आया जिसने न अपना घर भरने का काम किया, न जिसके जोरू है, न जाता है, जो भी है वो पार्टी चलिए है। चलिए शंकरलाल तिवारी साहब, समाज है। क्योंकि वक्त की और कमी है, उसके लिए मैं उन्होंने चाहूंगा संकल्प चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी साहब के पास में आता हूं, जो उन्होंने बात एकजुटता की बात कही थी। उन्होंने कि अब समय है कि एकजुट होना चाहिए। राकेश जी, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में इस तरह की कोई तस्वीर वहां पर देखने को मिलेगी? क्योंकि फिलहाल अभी जो स्थिति है, सब अलग अलग और जो अलग अलग झंडे हैं वो दिख रहे हैं। क्या कुछ आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं इसको लेकर? पहले भी एकजुट हो चुके हैं। चलिए राकेश जी से, मैं राकेश जी से, मेरा सवाल राकेश जी से है। शंकरलाल तिवारी साहब, राकेश जी आवाज मिल रही है? राकेश जी आवाज मिल पा रही है हमारी? लगता है संपर्क उनसे हमारा ऑडियो नहीं मिल पा रहा है। सीधे मधुकर द्विवेदी साहब के पास में आता हूं। मधुकर जी, क्या कहेंगे? जो सवाल मैंने राकेश जी से पूछा था, उन्होंने चूंकि इसका जिक्र किया था कि अब एकजुट होने की जरूरत है, क्या ऐसा कुछ लग रहा है उत्तर प्रदेश में लेकर कि इस तरह की तस्वीर कोई वहां पर देखने को मिलेगी? क्योंकि सपा की बात करें, बसपा की बात करें या कांग्रेस के साथ, हो सकता है कि कोई छोटे छोटे दलों के साथ कांग्रेस आगे बढ़े। मधुकर जी, देखिए सक्सेना जी, बातें तो होती हैं एकजुटता की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐन मौकों में कोई ऐसे एकजुटता हो पाएगी। जी, मायावती की अलग लाइन है, अखिलेश सिंह यादव की अलग लाइन है, और छोटे छोटे जो दल हैं जिनका कोई बहुत ज्यादा वजूद यूपी में नहीं है। ममता बनर्जी दिल्ली आई है, 4-5 दिन का प्रोग्राम है, कितना वो सफल हो पाएंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत है। वहां पर सीधी अगर उसकी बात करें समीकरण की, तो वहाँ के हालात बिल्कुल अलग है। उत्तर प्रदेश में सब जो भी राजनीतिक दल प्रमुख हैं, वो उनकी अपनी एक अलग सत्ता है। वो सब एक व्यक्ति के अंदर राजनीतिक है। भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है, वो आज की स्थिति बेहतर है। उनकी सरकार है, 4.5 साल का एक शासन है, सुशासन है, कुशासन है, जो भी आप कहें, जिसकी जैसी नजर होती है वैसा देखता है। लेकिन कांग्रेस की क्या स्थिति है वहाँ, या बीएसपी की क्या स्थिति है? अखिलेश यादव जरूर हुंकार भर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी, तो वो चुनाव को बहुत अच्छे तरीके से प्रभावित करेगी। अन्य राजनीतिक दलों की ऐसी स्थिति और सामर्थ्य मुझे तो अभी नजर नहीं आ रही है। लेकिन ये राजनीति है, ऐन मौकों में क्या होता है कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जैसा जो सवाल आपने चौधरी साहब से पूछा था, वो तो वही जवाब देंगे। लेकिन क्या मधुकर जी, एक सवाल और बनता है कि अगर योगी आदित्यनाथ की एक छवि की बात करें, क्योंकि जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था तो यह जरूर था कि एक हिंदूवादी चेहरा और ऐसा कि एक हिंदुत्व का जो एजेंडा है, लेकिन सरकार चलाने के लिए जो और सारे पैरामीटर्स होते हैं, उस पर योगी आदित्यनाथ ने 4.5 सालों में अपने आप को प्रूफ किया है कि कोरोना की बात हम ये ले ले या फिर तमाम सारी और फ्लैगशिप योजना है उनकी हम बात कर ले कि एक बेदाग तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया, अपनी एक छवि को एक बताया है कि वो किस तरह के लीडर हैं। देखिए, राजनीति को अलग कर दिया जाए, अगर एक कॉमन मैन की दृष्टि से मैं बात करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ एक असफल मुख्यमंत्री के साबित नहीं हुए हैं। ठीक है, बहुत सारी कमियां रह गई हैं, हो सकता है उन पर इन मुद्दों को लेकर के उन पर उंगलियां उठाई जाती हो, उनकी आलोचना भी होती हो। लेकिन कई दृष्टिकोण से, जैसे लॉ एंड ऑर्डर की बात जिस तरह से शंकरलाल तिवारी जी कर रहे थे, बहुत स्ट्रांगली उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को संभाला वहां पर, जो कि बहुत बिगड़ा हुआ था उत्तर प्रदेश में। जो बैड एलिमेंट्स है, माफिया है, उन पर जिस तरह से कंट्रोल किया, वो तो काबिल तारीफ है। कोरोना के समय भी उन्होंने मेहनत की, उनके केंद्र